हाय एम्पेयर्स, तो ये हमारा बिहेवियर ऑफ गैसेस का 13 नंबर वीडियो है। ठीक है, 13 नंबर वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर पे 1 से लेकर 12 नंबर वीडियो देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा इस चैप्टर का, आप जाकर पहले उसको देख लीजिए। उसमें हम लोगों ने चार्ल्स का नियम पढ़े थे पिछले वीडियो में। ठीक है, और चार्ल्स के नियम पे हम लोगों ने क्या किया था, विभिन्न प्रकार के सवाल बनाए थे। अब हम लोग करेंगे चार्ल्स के नियम पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। ठीक है, वो सब क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। ये सब जो क्वेश्चन करवा रहे हैं इसको तुम लोग फेयर में नोट डाउन करना। ठीक है, सब कुछ जितना यहाँ पढ़ा रहे सब कुछ नोट डाउन करना। ठीक है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही हम क्वेश्चन करवा रहे हैं जो ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। ठीक है, या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे करवा रहे थे, तुम लोग भी अच्छे से उसको नोट डाउन करना, अच्छे से उसको याद करना एक बार। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 6 क्वेश्चन जो है, ठीक है, चार्ल्स के नियम पे आधारित। अगर तुम लोगों ने चार्ल्स का नियम पढ़ा होगा, उस पर सवाल बनाए होंगे तो ये सारे क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे। जिस प्रकार के बोयल्स के नियम पे हम लोगों ने सवाल बनाए थे, उसी प्रकार चार्ल्स के नियम पे भी ये सवाल है। तो हम तो एक बार तुम लोग से आशा करेंगे तुम लोग एक बार क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और अपने से सॉल्व करने की कोशिश करो। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, उसके बाद खुद से स्वयं इसको प्रैक्टिस करो, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद हम सॉल्व कराते हैं। ले लिए, जाओ आप सॉल्व करो। ठीक है, और जो नहीं गए वो मेरे साथ बने रहो, हम इसका सॉल्यूशन आपको समझाने की कोशिश करते हैं या समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, उसका सॉल्यूशन को देखने की कोशिश करते हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा है चार्ल्स के नियम पे, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। इजी है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का यहाँ से 1 मार्क्स का ना 1 मार्क्स का हर एग्जाम में ही पूछा जाता है। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा और इसके बाद इसको उतार लीजिएगा कॉपी में, फेयर कॉपी में, अच्छे से याद कीजिएगा, डेली प्रैक्टिस कीजिएगा। तो देखिए क्या लिखा है पहला नंबर क्वेश्चन, चार्ल्स के नियम में कौन कौन सी भौतिक राशियों को स्थिर रखा गया। हम लोग पहले ही बॉयल्स के नियम से सवाल बना रहे थे, तो हम लोगों ने 4 भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा था, आयतन, तापमान, प्रेशर और गैस की मात्रा। ठीक है, गैस की मात्रा मतलब समझ लो अभी वजन। ठीक है, तो ये 4 भौतिक राशियां हैं इस चैप्टर में जो यूज होगी। भौतिक राशियां क्या, जिन्हें हम माप सकते हैं, जिनका कुछ वैल्यू होता है, माप के किसी को बता सकते हैं। आयतन को माप सकते हैं लीटर में। ठीक है, इस प्रकार से इन चारों को, टेम्परेचर को भी माप सकते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, चारों को हम माप सकते हैं। तो ये चारों क्या कहलाएगी, भौतिक राशि कहलाएगी। अब बोला है कि चार्ल्स के नियम में कौन कौन सी भौतिक राशियों को स्थिर रखा गया, उसको परिवर्तित नहीं किया गया है। तो तुम ही बोलो कौन कौन सी ऐसी भौतिक राशियां है जिसको निश्चित या स्थिर रखा गया है। तो भैया चार्ल्स के नियम में ये इसको बढ़ाने पे ये बढ़ जाता है, इसको घटाने पे ये घट जाता है, मतलब ये दोनों को स्थिर रखा नहीं गया। तो बाकी का 2 को क्या रखा गया, स्थिर रखा गया है। तो ठीक है, तो हम बोल सकते हैं चार्ल्स के नियम में किन भौतिक राशियों को स्थिर रखा गया है। तो उत्तर क्या होगा इसका, गैस का दबाव और गैस की मात्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछेगा, ये हमेशा पूछेगा, चाहे आपका सेंटअप हो या फिर माध्यमिक परीक्षा में ही पूछ सकता है। इसलिए इसको नोट डाउन करना, अच्छे से याद करना। ठीक है, और क्या है जो हम लोग पढ़े उसी को देख के सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, चार्ल्स के नियमानुसार किसी गैस के आयतन और परम तापमान में कैसा संबंध होता है। तो हम लोग पढ़े थे कि जब परम तापमान यानी तापमान बढ़ेगा तो गैस का आयतन भी बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो गैस का आयतन भी क्या होगा, घटेगा। तो भैया एक चीज़ बढ़ रहा है, दूसरा भी चीज़ बढ़ रहा है, एक चीज़ घट रहा है, दूसरा भी चीज़ घट रहा है। तो इन दोनों में कैसा संबंध होना चाहिए, तुम लोग को पता है इन दोनों में कैसे संबंध होना चाहिए, समानुपाती संबंध होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, उत्तर क्या होगा कि किसी गैस के आयतन और परम तापमान में समानुपाती या प्रोपोर्शनल संबंध होता है। संपाती मतलब यही वाला, तो भी संपाती टी, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और सॉरी ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये घटेगा तो ये भी घटेगा। समझ में आ गया होगा। आयतन और तापमान, परम तापमान में कैसा संबंध होता है, समानुपाती संबंध होता है। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा टाइम का सेंटअप का जो क्वेश्चन था ना, उसमें ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। देखो क्या लिखा है, ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जो चार्ल्स और बॉयल दोनों के नियम में स्थिरांक है। सोचो, चार्ल्स और बॉयल दोनों के नियम में स्थिरांक है। तो पहले बात तो हमको याद रखना चाहिए, बॉयल के नियम में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बॉयल के नियम में स्थिरांक थी। तो भैया वहाँ तापमान और जो गैस की मात्रा है उसको क्या रखे थे हम लोग, स्थिरांक रखे थे। ऐसा कौन सा चीज़ है जो चार्ल्स के नियम में स्थिरांक है। भैया चार्ल्स के नियम में अभी तो पढ़े, दबाव और
मात्रा, गैस की मात्रा। तो भैया क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जो चार्ल्स और बॉयल्स दोनों के नियम में स्थिरांक है। देखो यहाँ पे तापमान स्थिरांक है तो यहाँ पे तापमान स्थिरांक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दबाव स्थिरांक है तो यहाँ पे दबाव स्थिरांक नहीं है। तो ऐसा कौन सा कॉमन चीज दिख रहा है जो दोनों में स्थिरांक, दोनों में निश्चित रखा गया था। तो क्या भैया, गैस की मात्रा, mm मतलब गैस की मात्रा। तो गैस की मात्रा दोनों जो नियम है चार्ल्स और बॉयल्स दोनों के नियम में गैस की मात्रा को क्या रखा गया है, निश्चित रखा गया है। निश्चित मतलब स्थिर रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है। तो गैस की मात्रा, चार्ल्स के नियमानुसार किन दोनों भौतिक राशियों का अनुपात हमेशा स्थिरांक होता है। तो हमको पता है चार्ल्स का नियम क्या है, जो आयतन होगा वो उसके परम तापमान का क्या होगा, समानुपाती होगा। इसके साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, टी लेते हैं, वी बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, स्थिरांक हो जाएगा। तो चार्ल्स के नियम के अनुसार आयतन और परम तापमान का जो अनुपात होता है वो हमेशा क्या होता है, स्थिरांक होता है। तो वही तो लिखना है, बोला है किन दोनों भौतिक राशियों का अनुपात, गुणनफल नहीं बोला है, क्या बोला है, अनुपात। तो देखो ये तो अनुपात है, डिवाइड करना मतलब अनुपात का हमेशा स्थिरांक होता है। तो किसी गैस के आयतन और उसके परम तापमान का अनुपात क्या होता है, हमेशा स्थिरांक होता है। तो क्या लिख सकते हैं, गैस के आयतन और उसके परम तापमान का अनुपात हमेशा क्या रहता है, स्थिरांक रहता है। यही तो चार्ल्स का नियम है कि किसी गैस का आयतन भी और तापमान टी है तो v बाई टी हमेशा स्थिरांक रहेगा। फिर आयतन अगर v1 हो गया, तापमान अगर t1 हो तो v1 बाई t1 भी स्थिरांक रहेगा, फिर v2 बाई t2 भी स्थिरांक रहेगा, ऐसे करके चलते रहेगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, v बाई टी क्या होगा, हमेशा स्थिरांक होगा। v मतलब आयतन और t मतलब तापमान केल्विन में, ठीक है। गैस के नियम से संबंधित चार्ल्स का समीकरण लिखे, ये तो सबको पता होगा, तुम लोग सवाल अगर बनाया होगा तो इजीली से लिख सकता है, ठीक है। क्या है, तुम लोग एक बार खुद से लिखो, यहाँ पे कैसे लिख पाओगे, अपने कॉपी में लिखो, ठीक है। जल्दी से लिखो, एक बार ट्राई करो। हाँ भैया ये तो सबसे ईजी है, क्या है, v1 बाई t1 इक्वल टू v2 बाई में t2, सिंपल सा है। चार्ल्स का समीकरण तो भैया आप लिखाए थे कि गैस का आयतन और गैस का तापमान जो होगा, परम तापमान होगा, उसका अनुपात, फिर दूसरी बार उसी गैस का आयतन अगर T2 हो गया और जो आयतन अगर V2 हो गया और परम तापमान T2 हो गया तो इन दोनों का अनुपात हमेशा एक ही जैसा रहेगा। इस पर तो हम लोग सवाल भी बनाए थे, ठीक है। तो इसको कर सकते हैं। तो 5 नंबर तक हम लोग का सॉल्व हो गया। ये 6ठा नंबर खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है। सॉरी, ये 6ठा नंबर खुद से एक बार ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, पढ़ो एक बार। हम इधर मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया ना, ऊपर वाला नोट डाउन कर लो, हम मिटा रहे हैं, ठीक है, मिटा दे रहे हैं। 6ठा नंबर ट्राई करो, हम समय दिए हैं कुछ। 6ठा नंबर जो है सवाल है, 6th नंबर सवाल है, उसको ट्राई करने के लिए समय दिए हैं कुछ, तो आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए। आज का वीडियो थोड़ा छोटा होगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बार बार पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर जब सॉल्व कराएंगे तो वहाँ देखना आप लोग, ठीक है। 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन बार बार इस सबसे पूछा जाता है आज जो वीडियो होगा, ठीक है। ऐसे तो सारा वीडियो ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप लोग क्या करना, हर वीडियो को देख के नोट्स बनाते रहना, ठीक है। और मैक्सिमम क्वेश्चन नोट से ही आएगा, ठीक है। अगर आप लोग सही से प्रैक्टिस करते रहिएगा, थोड़ा बहुत अभी दिक्कतें आएंगी लेकिन आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग फिजिकल साइंस के आगे चैप्टर में जाते जाएंगे, ये पीछे वाला अपने आप धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो अभी ये करने लगे हम लोग। 6 नंबर देखिए क्या लिखा है, इनमें से कौन चार्ल्स के नियम का सटीक समीकरण है। सटीक समीकरण नहीं है, सॉरी नहीं है। इनमें से कौन चार्ल्स के नियम का सटीक समीकरण नहीं है, ये क्वेश्चन था, सॉरी गलत हो गया, ठीक है। इनमें से कौन सा चार्ल्स के नियम का सटीक समीकरण नहीं है। आप लोग एक बार ट्राई करें, इसमें तीन को चार्ल्स के नियम का समीकरण होगा और एक नहीं है, उसको कैसे पहचानेंगे आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। सिंपल सा मैथ लगाइए। इस प्रकार का सवाल हम लोग बॉयल्स के नियम में भी कर चुके हैं। तो हमको पहले लिखना पड़ेगा चार्ल्स के नियम का सटीक समीकरण क्या है, v1 बाई t1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v2 बाई में t2। ये चार्ल्स के नियम का 100% सही वाला यही समीकरण था, ठीक है। किसी गैस का आयतन और किसी गैस का तापमान का जो अनुपात होगा और फिर उसी गैस के तापमान अगर इतना है और आयतन अगर इतना है तो उन दोनों का अनुपात हमेशा क्या होगा, स्थिरांक होगा। तो ये तो मेरा होगा नहीं,
ठीक है, क्योंकि ये चार्ल्स के नियम का सटीक समीकरण है। और यहाँ पूछा गया है कौन सटीक समीकरण नहीं है, मतलब 3 को यहाँ पे सही होगा और एक यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। तो जो गलत है उसी को हमको पहचानना है, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, इसको देखो, इसी चीज़ को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं। अगर इसको इधर गुना कर दिया, तिर्यक गुना तो पता ही है, इसको इधर गुना कर दिया, इसको इधर गुना कर दिया, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, V1 इंटू, ये इधर चल जाए तो क्या हो जाएगा T2, मतलब V1 इंटू T2, और क्या हो जाएगा ये V2, और ये वाला इधर चल जाए तो क्या होगा T1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, V1 T2 इक्वल टू V2 T1। तो ये भी क्या है, इसी से निकला है, ये चार्ल्स का सटीक समीकरण है, तो ये भी क्या होगा, चार्ल्स का सटीक समीकरण होगा। देखो ये ऑप्शन में है कहीं, हाँ ये तो है, तो ये भी सही वाला समीकरण है, ठीक है। चार्ल्स के समीकरण को ही हम ऐसे लिख सकते हैं, एग्जाम में पूछ देगा, ठीक है, ठीक है। हो सके 4 गो ऑप्शन देगा, 3 को गलत रहेगा, 1 को सही रहेगा, ये वाला शायद सही रहेगा। तुम यहाँ पे खोजेगा भैया चार्ल्स के समीकरण का सटीक समीकरण तो ये है, ठीक है, नहीं इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे गलत वाला पहचानना, हो सके एग्जाम में सही वाला पहचानने दे दे, ठीक है, इसीलिए अच्छे से करना इसको। तो ये भी नहीं होगा मेरा आंसर, ठीक है। और देखो इसी चीज़ को लो, V1 बाय में T1 इक्वल टू V2 बाय में T2, ये चार्ल्स के नियम का सटीक समीकरण है, चार्ल्स के नियम का सटीक समीकरण है। इसी को और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो क्या मिलेगा, V1 T2 इक्वल टू V2 T1 ऐसे मिलेगा, ठीक है, ऐसे मिलेगा। ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, अरे तो ये दिख रहा है, ठीक है, मतलब ये तो हो गया। हमको और देखना, और इसमें हम लोग क्या छेड़छाड़ कर सकते हैं, ठीक है, और क्या इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अगर हम इस V2 को इधर भेज दें तो V1 T2 बाय में V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ इधर T1 बचेगा, ठीक है। और ये T2 को अगर उधर भेज दे तो हम लोग क्या सकते हैं कि नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और T2 देखो इसके साथ V1 के साथ क्या है, गुना में, तो इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा T1 के साथ। तो क्या लिख सकते हैं, V1 बाय V2, और ये वाला इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा T1 बाय T2। तो ये भी चार्ल्स के नियम को ही तोड़ मरोड़ के ये वाला लाया गया है, चार्ल्स के समीकरण को ही थोड़ा फेरबदल करके ये वाला लाया गया है। तो ये भी क्या होगा, चार्ल्स का नियम का सटीक समीकरण होगा। इस पर भी तुम सवाल बना सकता है, सेम चीज़ को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये कोई है, हाँ ये है, तो ये भी चार्ल्स के नियम का सटीक समीकरण है, चार्ल्स के नियम का सटीक समीकरण है। तो देखो ये तीनों ही चार्ल्स के नियम का सटीक समीकरण है। अब तुम लोग इसको तोड़ मरोड़ के कैसे इसमें से और बन सकता है, ठीक है, तुम लोग अपने इधर उधर करते रहना, कभी इधर भेज देना V1 को, कभी इधर भेज देना, अपने निकालते रहना, ठीक है। तो लास्ट वाला जो बचा ये क्या है, चार्ल्स के नियम का सटीक समीकरण नहीं है। तो मेरा आंसर क्या होगा, ये क्या है, चार्ल्स के नियम का सटीक समीकरण नहीं है, ये गलत समीकरण है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, V1 इंटू T1 और V2 इंटू T2, ऐसा कभी होने वाला है नहीं। इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात हमेशा स्थिरांक होगा। ये बोला है V1 इंटू T1 का जो गुणनफल होगा और V2 इंटू T2 का जो गुणनफल होगा वो स्थिरांक होगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है ना। हमेशा क्या होगा, V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2, इन दोनों का अनुपात हमेशा, V1 और T1 का अनुपात हमेशा V2 और T2 का अनुपात के बराबर होगा। इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर नहीं होगा। तो ये क्या है, चार्ल्स के नियम का सटीक समीकरण नहीं है, गलत समीकरण है, ठीक है, गलत इक्वेशन है। इसको आप लोग अच्छे से समझना, ठीक है, कौन सही है, कैसे निकालेंगे, इस सब चीज़ को, प्रोसेस को अच्छे से समझना है। इसको आप लोग अच्छे से 1 बार 2 बार प्रैक्टिस अभी करो, बात के लिए मत छोड़ो, ठीक है, बात का काम बाद में, ठीक है, अभी करो, अभी तुरंत इसको उतारो और ठीक से अपने से इधर उधर करके फेरबदल जैसे हम किए हैं तुम लोग भी करो। और चार्ल्स के नियम का सटीक समीकरण तीनों है ना, उसको अच्छे से कॉपी में लिख लेना, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना कि इस टाइप का क्वेश्चन दे, गलत सही पहचानने दे, तो तुम ओरिजिनल वाले से तुम क्या कर सकते हो, ऐसे तोड़ मरोड़ के इधर उधर भेज के सही वाला या गलत वाला पहचान सकते हो। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन करा दिया, ठीक है, इसको नोट डाउन करो, उसके बाद दूसरा पढ़ाते, पहले इसको नोट डाउन करो। अब ये देखो, ये और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है चार्ल्स के नियम से ही संबंधित। तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि V वर्सेस T ग्राफ या रेखा चित्र का अंकन करें, तो ये आकृति, ये चित्र तुमको बनाना है, ठीक है। अब हमको पता है, तुम लोग बोला था कि भैया ग्राफ हमको समझ नहीं आता, 9th क्लास में नहीं पढ़े, तो उसके लिए क्या हुआ है कि मैथ वाले जो भैया हैं वो 2-3 दिन में क्या करेंगे, तुम्हारे लिए ग्राफ का वीडियो बना लेंगे। तो वहाँ पर तुम जब समझ जाओगे ग्राफ क्या होता है, तो ये सब ग्राफ तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा। वहाँ पर सिखाया जाएगा कि 2 चीज़ें जब समानुपाती होते हैं, दोनों में जब
समानुपाती संबंध होता है तो वहाँ पे ग्राफ कैसे बनता है, तो हमको पता है V और T में कैसा संबंध होता है, समानुपाती संबंध होता है। तो इन दोनों में ग्राफ ऐसे बनेगा और इस प्रकार का ग्राफ बनेगा और ये बीच से एक रेखा जाएगी, ठीक है। अगर एग्जाम में अभी पूछेगा, अभी याद रखना, ठीक है, एग्जाम में अगर पूछेगा चार्ल्स के नियम से संबंधित ग्राफ बनाए या फिर V वर्सेस T ग्राफ का अंकन करे, तो तुमको दो अक्ष होते हैं, ठीक है, ग्राफ में दो अक्ष बेसिक तो पता होगा थोड़ा मोड़ा, नहीं पता तो मैथ वाले भैया डिटेल में तुमको पढ़ा देंगे। दो अक्ष खींचना, एक x होता है एक y होता है और v को जो है y अक्ष पे दिखा देना और जो t है परम तापमान उसको x एक्सिस पे दिखा देना और इन दोनों के बीच में एक सीधी ऐसे रेखा खींच देना, ठीक है। ये क्या कराएगा तुम्हारा V वर्सेस T ग्राफ का रेखाचित्र या V वर्सेस T ग्राफ का ग्राफ या रेखाचित्र कहलाएगा। ग्राफ या रेखाचित्र एक ही होता है, ठीक है। इंग्लिश में ग्राफ बोलते हैं, हिंदी में रेखाचित्र बोलते हैं। तो बोलेगा V वर्सेस T रेखाचित्र का अंकन करे या V वर्सेस T ग्राफ का अंकन करे, तो ये बना देना, ठीक है। इसकी प्रकृति नेचर बताया था क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं उद्गम, और ये जो रेखा है वो कहाँ गया, उद्गम से सीधी गए, तो इसकी प्रकृति उद्गम से सीधी। तो बोलेगा V वर्सेस T ग्राफ का प्रकृति क्या होता है, तो उद्गम से सीधी जाती है। इस चीज़ को अभी इतना समझ लो, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, आदर्श गैस या आइडियल गैस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है। देखो तो इसको समझो क्या होता है। इसको समझने से पहले एक सिंपल सा बात समझो, हम लोग के जो क्लास होता है स्कूल में क्या होता है, उसमें कोई होता है जिसको टीचर क्या बोलता है, आदर्श बच्चा बोलता है। अब आदर्श बच्चा बोलने का मतलब या आदर्श विद्यार्थी बोलने का मतलब क्या होता है, वो ऐसे बच्चे जो क्या करते हैं, अपने गुरुजनों के, अपने टीचर के आज्ञा के पालन करते हैं, उन्हें उन बच्चों को ही हम क्या बोलते हैं, आदर्श बच्चे बोलते हैं। समझ में आया ना। क्या तुम लोग एक आदर्श बच्चा है? हाँ भैया हम लोग तो बड़का वाला आदर्श बच्चा है, ठीक है। तो सही है, आदर्श बच्चा है तो सही है, नहीं है तो आदर्श बच्चा बन जाओ, ठीक है। वे बच्चे जो अपने गुरुजनों के, अपने बड़ों की आज्ञा के पालन करते हैं, उनके नियम के अनुसार चलते हैं, उन बच्चों को हम क्या बोलेंगे, आदर्श विद्यार्थी या आदर्श बच्चा बोलेंगे। तो भैया यहाँ आदर्श गैस मतलब क्या, ये भी किसी ऐसे गैस, ऐसा कुछ हो सकता है क्या भैया, कोई ऐसा गैस जो अपने गुरुजनों के किसी के नियम का पालन करता है, ठीक है, उसे आदर्श गैस कहेंगे। हाँ ऐसा ही कुछ है। जैसे एक विद्यार्थी अगर अपने गुरुजनों के, अपने शिक्षकों के आज्ञा का पालन करते हो तो उसे आदर्श विद्यार्थी बोलेंगे। उसी प्रकार अगर कोई गैस है वो अपने गुरुजनों के या फिर किसी के नियम का पालन करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, आदर्श गैस। अब तुम बोलेगे भैया गैस का गुरुजन बोलने का मतलब क्या है, तो गैस का गुरुजन बोलने का मतलब यहाँ पे समझ लो चार्ल्स बॉयल्स। कौन? चार्ल्स बॉयल्स, ठीक है। तो अब समझते हैं हम लोग, वे गैस जो चार्ल्स बॉयल्स के नियमों का पालन करते हैं उसे आदर्श गैस कहते हैं। वे गैस जो चार्ल्स बॉयल्स के नियमों का क्या करते हैं, पालन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, आदर्श गैस। जैसे एक विद्यार्थी होता है, अगर शिक्षक बोलेंगे कि तुम ये होमवर्क करो तो वो बच्चा क्या करेगा, उस होमवर्क को करेगा। ऐसे करो तो वो क्या करेगा, ऐसे करेगा। ऐसे करो, इस प्रकार से करो, तो वो सारा चीज़ क्या करेगा, जो जो गुरु बोलेंगे उनका, जो जो शिक्षक बोलेंगे वो उनके अनुसार करेंगे। अच्छा बॉयल्स ने क्या बोले थे, बॉयल्स ने बोला था अगर किसी गैस का दबाव बढ़ाओगे तो आयतन क्या होगा, घटेगा। मतलब बॉयल्स ने ये काम दिया है। तो कोई गैस अगर ऐसा है जिसका दबाव बढ़ाने पे उसका आयतन सच में घट रहा है, मतलब वो बॉयल्स के नियम का पालन कर रहा है, मतलब वो क्या कहलाएगा, आदर्श गैस कहलाएगा। चार्ल्स ने क्या बोले थे कि अगर किसी गैस का तापमान बढ़ाओगे तो उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब कोई अगर गैस ऐसा है जो सच में, जिसका तापमान सच में बढ़ाने पर उसका आयतन बढ़ रहा है, तो वो गैस क्या कहलाएगा, आदर्श गैस कहलाएगा। समझ में आ गया। चार्ल्स बॉयल्स के नियमों का पालन करते हैं उन्हें क्या कहेंगे, आदर्श गैस कहेंगे। अब देखो क्या सच में, ध्यान से समझना, क्या सच में तुम्हारे क्लास में, तुम्हारे आसपास कोई एक आदर्श बच्चा है सच में, पूरा रूप से, संपूर्ण रूप से, जो बिना किसी के दबाव के, बिना किसी के रोक टोक के, ठीक है, बिना उसको मारे, बिना उसको समझाए, बिना उसको प्यार दिए, ठीक है, वो अपने आप से अपने गुरुजनों के, अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करता है। नहीं भैया, हर बच्चा थोड़ा ना शरारती होता है। उसको जब तक मारा ना जाए, तब तक धमकाया ना जाए, जब तक डराया ना जाए, जब से प्यार से समझाया ना जाए, वो एक अच्छा बच्चा जैसा व्यवहार नहीं करता। समझ में आया ना। अपने मर्जी से नहीं करता। जब तक उसको कुछ ऐसा ना करवाया जाए, उसके साथ उस पर दबाव ना डाला जाए, दबाव डालने का मतलब उसको मारा ना जाए, थोड़ा सा प्यार से समझाया ना जाए, तब तक वो एक अच्छे बच्चे के जैसा व्यवहार नहीं करता, ठीक है। उसी प्रकार गैस में भी है। असल में कोई एक ऐसा गैस ही नहीं है, कोई भी आदर्श गैस है ही नहीं है जो चार्ल्स बॉयल्स के नियमों का पालन करे अपने मर्जी से। अपने मर्जी से कोई भी चार्ल्स बॉयल्स के नियमों का पालन नहीं करते। वही यहाँ पे लिखा है, देखो, वास्तव में कोई एक ऐसी गैस है ही नहीं है जो संपूर्ण रूप से आदर्श गैस है। मतलब संपूर्ण रूप से आदर्श गैस है मतलब दुनिया में कोई एक ऐसा गैस है ही नहीं है, किसी का नाम ले ही नहीं सकते, जो सच में आदर्श गैस है, जो अपने आप से चार्ल्स बॉयल्स के नियमों का पालन करती है। तो एग्जाम में अगर पूछेगा क्या दुनिया में कोई एक ऐसी गैस है जो आदर्श गैस है, नहीं, कोई भी आदर्श गैस नहीं है जो अपने आप से चार्ल्स बॉयल्स के नियमों का पालन करती है। उसके बाद देखो क्या लिखा है,
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ठीक है, NH3 मतलब अमोनिया, ये सब आगे तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है। ये गैसें आदर्श गैस नहीं है, ये गैसें आदर्श गैस नहीं है, याद रखना। बोलिए क्या कार्बन डाइऑक्साइड एक आदर्श गैस है? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड आदर्श गैस नहीं है। ये चार्ल्स बॉयल्स के नियमों का पालन नहीं करते, कुछ खास मजबूरी होती है जिसके कारण ये क्या करते हैं, चार्ल्स नियमों का पालन करने लगती है। मतलब कोई देखो बहुत सारे शरारती बच्चे हैं, ठीक है, जब जो टीचर होते, जो शिक्षक होते, किसी को मारते हैं या प्यार से समझाते हैं, तो वही जो शरारती बच्चा वो किसके जैसा बन जाता है, आदर्श बच्चा के जैसा बन जाता है। उसी प्रकार समझ लो ये क्या है, शरारती गैसें हैं, ठीक है। ये आदर्श गैस नहीं है, अपने आप से चार्ल्स बॉयल्स के नियमों का पूरी सही तरीके से पालन नहीं करेगी, लेकिन कुछ खास स्थिति में, वही लिखा है, परंतु कुछ खास स्थिति में ये चार्ल्स बॉयल्स के नियमों का पालन करने लगती है। चार्ल्स बॉयल्स के नियमों का पालन करने मतलब जब इसका तापमान बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ने लगेगा, दबाव को जब बढ़ाओगे तो आयतन क्या होगा, घटने लगेगा। इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार का आचरण वो क्या करने लगती है, ये सारी गैसें ही करने लगती है। समझ में आया ना? आदर्श बच्चा से समझ जाओ, आदर्श बच्चा जो अपने गुरुजनों के नियम का पूरी तरीके से अपने आप बिना किसी के मारे धमकाए, प्यार से समझाए अपने आप पालन करेगा तो उसे आदर्श बच्चा बोलेंगे, आदर्श विद्यार्थी बोलेंगे। लेकिन कोई सच में आदर्श विद्यार्थी होता नहीं है, ठीक है, जब तक उसको थोड़ा मारा ना जाए, थोड़ा सा प्यार से समझाया ना जाए, जब तक वो अपने गुरुजनों का, अपने बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा, ठीक है। तो जो शरारती बच्चे होते हैं, जिसमें थोड़ा शरारत होता है, उन्हीं को थोड़ा प्यार से समझाया जाता है, थोड़ा मारा जाता है, ठीक है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, एक अच्छा बच्चा के जैसा व्यवहार करने लगते हैं। उसी प्रकार कोई भी गैस आदर्श गैस है ही नहीं है। ये सारे गैसें समझ लो आदर्श गैस नहीं है, ठीक है, लेकिन इन्हीं को कुछ खास परिस्थिति में, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, कुछ ऐसे माहौल में ढाला जाता है कि यही सारे बच्चे क्या करने लगते हैं, यही सारे गैसें क्या करने लगते हैं, आदर्श गैस के जैसा व्यवहार करने लगते हैं। मतलब इनका भी तापमान बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ने लगेगा, तापमान घटाओगे तो आयतन घटने लगेगा, ठीक है, ये सब चीज़ें करने लगते हैं। अब देखो परम शून्य तापमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, MCQ भी पूछा गया था 2000 मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब कराएंगे तो वहाँ तुमको पता चलेगा, हमेशा पूछते रहता है, ठीक है। परम शून्य तापमान, इसको याद रखना, जिस तापमान पर किसी भी गैस का आयतन शून्य हो जाता है, आयतन कितना होता है, शून्य, वॉल्यूम कितना हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है, हो जाता है, उस तापमान को परम शून्य तापमान बोलते हैं। भैया समझ नहीं आया तो समझो यहाँ पे क्या है, V अनुपातिटी है। किसी गैस का परम तापमान बढ़ाओगे तो उसका आयतन क्या होगा, क्या होगा, बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो आयतन भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर समझ लो तापमान घटाते गए तो आयतन भी क्या होगा, घटते जाएगा। तापमान को घटाते गए तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, अब 10 डिग्री सेल्सियस के, 0 डिग्री सेल्सियस के, -1 डिग्री सेल्सियस के, -2 डिग्री सेल्सियस के, ऐसे ऐसे करके तापमान को क्या हुआ, तुम घटाते गया तो गैस का आयतन भी धीरे धीरे घटते एक समय क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जिस तापमान पे, जिस मिनिमम सबसे कम तापमान पे किसी गैस का आयतन 0 हो जाता है या फिर आदर्श गैस का आयतन 0 हो जाता है, उस तापमान को ही हम क्या बोलेंगे, परम शून्य तापमान। समझ में आया? जिस तापमान पर किसी भी गैस का आयतन शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है, उस तापमान को ही हम क्या बोलेंगे, परम शून्य तापमान, ठीक है। अब इसका एक प्रूफ भी है जो अभी हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा फिजिक्स को समझो, लास्ट में जब इसका रिवीजन करेंगे तो उस समय हम तुमको वो पढ़ाएंगे, ठीक है। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो चीज़ भी समझोगे तो ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी पूरी अच्छी तरीके से, ठीक है। लेकिन उसको अभी समझाएंगे तो बाबू तुम लोग को बहुत तकलीफ होगा, तुमको फिजिक्स बहुत हार्ड लगने लगेगा, ठीक है। इसलिए वो सब चीज़ें अभी उतनी ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरी है वो सब चीज़ों को अभी पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, और उसको लास्ट में हम पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। एक चीज़ है, ठीक है, जो अभी हम तुमको बताते ना, तुम लोग भी उसका टेंशन मत लेना, उससे किसी प्रकार क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन हम उसको लास्ट में करा देंगे। उसको अभी पढ़ाएंगे तो तुमको वो हार्ड लगने लगेगा और फिर तुम फिजिक्स बहुत हार्ड नहीं लगेगा, फिजिक्स से दूर भागते जाएगा, फिजिक्स से तुमको नफरत हो जाएगा फिजिकल साइंस से। इसीलिए उस चीज़ को अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं तो इसका प्रूफ हो जाता तुम्हारा, ठीक है। ये तापमान, किस तापमान पर किसी गैस का आयतन 0 हो जाता है, ये प्रूफ हो सकता है। अब अभी इतना समझ लो, ठीक है। जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है, उस तापमान को हम लोग क्या बोलेंगे, परम शून्य तापमान। तो भैया वो तापमान क्या है जिसपे किसी भी गैस का आयतन शून्य हो जाता है? कितना कम तापमान रहेगा किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है? तो वो तापमान है -273 डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री सेल्सियस में बोलोगे तो -273 डिग्री सेल्सियस, याद रखना, माइनस आगे में माइनस है, तापमान 0 से भी कम है, माइनस मतलब तापमान बहुत ज़्यादा कम है, 0 से भी कम है। तो -273 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी गैस का आयतन कितना हो जाता है, शून्य मान लिया गया है, शून्य मान लिया गया है, ठीक है, 0 मान लिया गया। या फिर -273 डिग्री सेल्सियस को, -273 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? केल्विन में बदलेंगे। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। कितना से ऐड करते हैं? 273 से।
तो ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसको दोनों को ऐड करोगे तो दोनों कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0, और ये क्या होगा केल्विन होगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 K, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे समझ क्या है, यहाँ पे ये समझना है कि अगर तुमसे एग्जाम में पूछेगा तो बोलेगा किस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है, तो तुम लिखना -273 डिग्री सेल्सियस, या फिर उसी को जब केल्विन में बदल के लिखे कितना लिखेगा 0 केल्विन। समझ में आया, 0 केल्विन, ठीक है। याद रखना, हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ रहे हैं। -273 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी गैस का जो आयतन है, वॉल्यूम है, क्या हो जाता है 0 हो जाता है। असल में ये इतना कम तापमान है कि वहाँ तक किसी गैस को जाते जाते वो क्या बन जाता है, ठोस बन जाता है। अब गैस रहा ही नहीं, वो क्या बन जाता है, ठोस में बदल जाता है, ठीक है। तो वो क्या जाता है, उसका आयतन उस समय गैस को ही बचा। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, क्या भैया क्या बोल रहे हैं, अरे ध्यान से धीरे धीरे समझोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो तापमान घटाओगे तो इसका जो आयतन है धीरे धीरे ये भी क्या होगा, पहले इतना दूर में फैला था, अब यही गैस इधर आ जाएगी, फिर धीरे धीरे घटते सब गैस इतना दूर में सिमट जाएगा, आयतन क्या होगा धीरे धीरे कमते जाएगा। तापमान घटाओगे तो आयतन क्या होगा, धीरे धीरे कमते जाएगा। और तापमान घटाते जब -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, या इसको केल्विन में बोलेंगे तो 0 केल्विन हो जाएगा, तो उस समय सारा जो गैस होगा ना वो समझ लो बर्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, ठोस बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। अब देखो इस तापमान पे -273 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अगर प्रैक्टिकल तुम लोग करोगे तो -273 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कोई भी गैस जो होगा किस में बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। अब गैस है ही नहीं है तो उसका आयतन कैसे निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे ना। यहाँ तो बर्फ है, ये तो ठोस है ना, तो ठोस पे हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, गैस पे। तो -273 डिग्री सेल्सियस जाते जाते कोई भी गैस जो होता है वो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है, ठीक है। इसीलिए कोई गैस बचता ही नहीं है तो उसका आयतन भी कितना होगा, कोई गैस है नहीं है तो उसका आयतन भी कितना हो गया, 0 हो गया। समझ गया, इस चीज को याद रखना, डेफिनेशन ये याद रखना, ठीक है। क्या, जिस तापमान पर किसी भी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उस तापमान को परम शून्य तापमान कहते हैं। शून्य हो जाता है मतलब वहां पे कोई गैस बचता ही नहीं है, गैस किस में बन जाता है, बर्फ में बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है, ठीक है। और वहां पे कोई गैस है ही नहीं तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, वो कितना स्थान गिरेगा, कोई स्थान नहीं गिरेगा, तो वहां पे आयतन के क्या बोलेंगे, गैस का आयतन कितना हो गया, शून्य हो गया, ठीक है। इस चीज को बस इतना याद रखना, परम शून्य तापमान का जो मान होता है वो डिग्री सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस, और जब उसको केल्विन में बदल दोगे तो कितना होगा, 0 केल्विन, 0 के यानी ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, याद रखना 0 के। समझ गया ना, पूछेगा एग्जाम में, पूछेगा इनमें से कौन परम शून्य तापमान है, इतना केल्विन दे देगा, 2 नंबर दे देगा -273 केल्विन, फिर दे देगा 3 नंबर दे देगा 0 डिग्री सेल्सियस, और 4 नंबर दे देगा -273 डिग्री सेल्सियस। बोले इसमें से कौन सा परम शून्य तापमान का मान है, तो तुम लोग को सब एक ही जैसा लग रहा होगा, लेकिन इसमें देखो -273 डिग्री सेल्सियस ही क्या है, जिसको परम शून्य तापमान कहता है। इस तापमान पे ही किसी भी गैस का आयतन कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये 273 केल्विन में है, ये -273 केल्विन में है, और ये 0 डिग्री सेल्सियस है। सिर्फ ये है, ये ऑप्शन में रहेगा ये या फिर ए, उसी को टिक करना है, ठीक है। 0 के रहेगा, 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस, वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, परम शून्य तापमान। इस तापमान तक जाते जाते किसी भी गैस, कोई भी गैस किस में बदल जाता है, बर्फ में बदल जाता है, मतलब उसका आयतन कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। इस चीज को अच्छे से नोट डाउन करो, उसके बाद वाला हम एक चीज और पढ़ा रहे हैं, पहले इसको नोट डाउन करो। अब हम लोग समझते हैं STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है। इंग्लिश में याद रखना, इसका नाम STP बोलने का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ये क्या है, एक कंडीशन है। कंडीशन मतलब हिंदी में जिसको बोलते हैं स्थिति, क्या, स्थिति, परिस्थिति। इसका मतलब क्या समझते हैं, समझो। समझ लो हम बोले कोई एक बच्चा है, वो माध्यमिक की जो परीक्षा है उसमें फर्स्ट डिवीज़न लाया है, फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ है, मतलब उसके आसपास की स्थिति, कंडीशन क्या होगा, कितना मार्क्स लाया होगा, तो भैया फर्स्ट डिवीज़न से पास होने के लिए 420 मार्क्स लाना पड़ेगा। तो ये जो कंडीशन था, 420 मार्क्स लाने की जो कंडीशन था, वो बच्चा क्या वहाँ तक गया है, उतना मार्क्स लाया है, तो हम बोलेंगे वो कितना, फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ है। उसी प्रकार स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है, यहाँ लिखा है ना स्टैंडर्ड, ठीक है, और कंडीशन स्थिति क्या होता है, तो समझो इसको ध्यान से, कुछ है नहीं, ठीक है। समझ लो एक पात्र है, पात्र में कोई गैस भरा है, क्या है, कोई गैस भरा है। जब
वो जो पात्र है पात्र पे जो लगने वाला जो दबाव है वो कितना होगा 1 atm। पात्र पे लगने वाला दबाव कितना होगा 1 atm। और उस समय जो पात्र का जो तापमान होगा वो कितना होगा 273 केल्विन। तो हम बोलेंगे वो जो गैस है वो किस कंडीशन में है, वो स्टैंडर्ड कंडीशन में। किस कंडीशन में? स्टैंडर्ड परिस्थिति में है या स्थिति में है। समझ गया? तो हम जब भी बोलेंगे कोई गैस है वो STP पे है, कोई गैस जो है वो STP पर है, मतलब उस गैस पे जो लगने वाला दबाव है वो कितना होगा 1 atm होगा। इसको और जब सवाल करेंगे ना तो वहाँ पे ये अप्लाई होगा। और गैस के आसपास का तापमान को हमको कितना लेना पड़ेगा 273 केल्विन लेना पड़ेगा। जब भी हम बोलेंगे कि कोई जो गैस है वो किस पे है STP पर है, मतलब उस गैस के आसपास का जो दबाव है वो कितना होगा, गैस पे जो पड़ने वाला जो दबाव होगा उसको कितना लेना पड़ेगा 1 atm लेना पड़ेगा। और ये जो टेम्परेचर है वो कितना लेना पड़ेगा 273 केल्विन लेना पड़ेगा। समझ गया? जैसे हम बोलते हैं 1 दर्जन केला, 1 दर्जन केला मतलब 1 दर्जन, यहाँ पे एक नंबर को बता रहा है, जैसे 12 केले को बता रहा है। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन जो लाओगे वो कितना 420 मार्क्स को बता रहा है। उसी प्रकार जो STP है, STP कंडीशन बोलेगा, इसका मतलब ST मतलब टेम्परेचर, P मतलब प्रेशर। ठीक है, तब किसी गैस के आसपास का टेम्परेचर 273 केल्विन होगा और उसी गैस के आसपास का जो उस पर लगने वाला जो दबाव होगा वो 1 atm होगा। तो उसी को बोलेंगे वो जो गैस है वो किस पे है, STP कंडीशन पे है, STP परिस्थिति पे है। परिस्थिति मतलब उसके आसपास का माहौल कैसा है, स्थिति कैसा है। तो कैसा है, इस गैस के आसपास का दबाव कितना 1 atm और टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। तो बोले वो गैस किस पे STP पर है। अच्छा बता दो 1 atm को हम क्या लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर SG लिख सकते हैं ना। तो इसी 1 atm को हम 76 सेंटीमीटर SG भी लिख सकते हैं, या इसको एक और लिख सकते हैं 760 मिलीमीटर SG। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, बहुत यूज होगा आगे चल के। नंबर एक वैल्यू है, याद रखना। ठीक है, हम बोले कोई जो गैस है वो STP पर है तो उसका दबाव कितना होगा, तो उसका दबाव कितना होगा STP पर अगर कोई गैस है तो उसका दबाव कितना होना चाहिए, उस पर लगने वाला जो दबाव होना चाहिए वो 1 atm होना चाहिए। या सेंटीमीटर SG में बोलेगा तो 76, या फिर मिलीमीटर SG में बोलेगा तो कितना होगा 760 होना चाहिए। कोई गैस है जो STP पर है तो उसका तापमान कितना होना चाहिए 273 केल्विन होना चाहिए। इसको याद कर लेना इस वैल्यू को। ठीक है, ये तुम्हारा सवाल बनाने में काम आएगा। तो ये हमारा वीडियो आज खत्म हुआ, इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।